ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि सदियों तक पाकिस्तान इसे भूल नहीं पाएगा। मुल्क दर मुल्क जाकर अपने गहरे जख्मों को पाकिस्तान दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को चालबाज चीन भी भांप नहीं पाया था। हाँ, कोशिश जरूर कर रहा था। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कर दिया है। आसिफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर और बढ़े तनाव को लेकर चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद में जुटा हुआ था। मित्र देशों द्वारा सैटेलाइट या अन्य माध्यमों से खुफिया जानकारी साझा करना आम बात है। चीन का भारत से भी कई मुद्दों पर विवाद रहा है। ऐसे में सैटेलाइट या अन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराना स्वाभाविक है। अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से हाल ही में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से हमने कहीं भी सतर्कता में कमी नहीं की। हमने 1 महीने से ज्यादा समय से अलर्ट की स्थिति बरकरार रखी है। भारत से युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है और हमें उम्मीद है कि स्थिति अब शांत बनी रहेगी। लेकिन अपनी इन बातों में खुलासा जरूर कर दिया कि चीन पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर की जासूसी कर रहा था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज आपको बताने जा रहा है। पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर पर एक और बड़ा कबूलनामा, एक और बड़ा सेल्फ गोल पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पर्दे के पीछे चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां चीन पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा था। यह कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कि मित्र देशों की ओर से खुफिया जानकारी देना आम बात है। चीन का भी भारत के साथ कई मुद्दों को लेकर विवाद है। चीन से पाकिस्तान को खुफिया मदद मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये खुफिया जानकारियां चीन ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराई थी और अब इस बात को ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान मान लिया है। आप समझिए, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने एक बार यह भी स्वीकार किया था कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता रहा है। हमने 30 साल तक आतंक को पनाह दी थी। ये एक इंटरव्यू में यह भी ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था और अब उन्होंने एक और बड़ी बात स्वीकार कर ली है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुफिया जानकारियां चीन पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा था। हालांकि वो कह रहे हैं ये आम बात है, चीन हमारा दोस्त है, भारत का दुश्मन है, भारत से कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है, इसीलिए चीन पाकिस्तान को सारी जानकारियां सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध करा रहा था। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि इन सब के बावजूद यानी कि पाकिस्तान ने यह मान लिया कि डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली चीन उसके साथ था, उसको खुफिया जानकारियां दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। भारत की मिसाइलें जो टारगेट पर थी उन टारगेट पर गिरी, आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए, पाकिस्तान के एयर बेसेस हमने तबाह किए। चीन की ये मदद कोई भी काम पाकिस्तान के नहीं आई। जिस खुफिया इंटेलिजेंस की बात चीन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है कि जो शी जिनपिंग है वो शहबाज और मुनीर के लिए जासूस बन गए थे, भारत के खिलाफ वो जासूसी कर रहे थे, भारत की जानकारियां सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे, उसका भी कोई फायदा पाकिस्तान को हुआ नहीं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जमकर धोया भारत ने, खूब। जहां पर मिसाइलें दागनी थी वहीं दागी। पाकिस्तान का जो एयरबेस का एस्टेब्लिशमेंट था उसको खत्म किया भारत ने और जो आतंक के अड्डे थे उनको भी तबाह किया भारत ने। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो साथ में हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार, वो भी साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इस चर्चा में। कर्नल चौबे, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान के नेता मुझे लगता है जबान पे उनके काबू होता नहीं, अंदर की बात को खुद बाहर ले आते हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने एक बार माना था कि भाई 30 साल हमने आतंक को खूब खाद पानी दिया, खूब हमने पाला, और अब कह रहे हैं कि भैया ड्रैगन जो है हमारे लिए जासूसी कर रहा था, कर लो जासूसी। लेकिन मजे की बात, हमारी जो मिसाइलें थी जहां गिरनी थी वहीं गिरी, चीन का कोई इंटेल काम नहीं आया और उसके बाद भी घुटने टेकने पड़े। कौन आया था डीजीएमओ घुटने टेक कर कि भैया सीज फायर कर लो? पाकिस्तान। तो चीन की जासूसी भी काम नहीं आई कुछ भी, अब कुछ भी कहते रहे। देखिए, ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस जो होती है उसको डिसाइफर करने के लिए भी इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। यस। तो
आप बेशक उसको इंटेलिजेंस देते जाएं, पर अगर आपका रिसिपिएंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको डिसाइफर करके उसको यूज नहीं कर सकता। वो मात्र डेटा रह जाएगा उसके लिए। आपको ध्यान होगा कि जब भारत पर इनके ड्रोन अटैक होते थे, तो एक विशेष समय होता था अटैक करने का, आपको ध्यान होगा। शाम के समय जब सूरज ढल जाता था, तब ये ड्रोन जो हैं, ये भारत की सीमा का उल्लंघन करके अंदर आने की चेष्टा करते थे। मैं बड़े जिम्मेवारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चेष्टा करते थे, क्योंकि इनके प्रयास जो थे वो पूरे के पूरे विफल हो जाते थे। अब खासियत इसकी ये है कि उस समय जो चाइनीज सैटेलाइट थी, वो भारत के ऊपर उस समय भ्रमण करती हुई आती थी, और वो भारत की जानकारी चीन के सैटेलाइट पाकिस्तान को दिया करते थे। इस वजह से ये अटैक जो है पाकिस्तानी भारत पर उस समय किया करते थे। तो जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस जानकारी देते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चीन की इंटेलिजेंस आती थी इनके पास में, लेकिन फिर बात वही हो गई कि इंटेलिजेंट आदमी हो तो उसको इंटेलिजेंस का फायदा उठाए। ये बेवकूफी से काम करते थे और इनके सारे ड्रोन जो थे हम नेस्त नाबूद नियम से कर दिया करते थे। तो हमारे तो जवानों के लिए टारगेट प्रैक्टिस चल रही थी उस समय। जैसे कि हम लोग चांदमारी करते हैं रेंज पर जाकर, वैसे हमारे जवान जो थे हम एक्चुअल वॉर सिनेरियो में चांदमारी कर रहे थे। तो फर्क सिर्फ इतना था, चीन का माल था तो चले तो चांद तक, वरना शाम तक। चांद तो उसने देखा नहीं, और शाम ढली और चीन का सामान भी ढल जाया था। जी ठीक है, मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, ये बताने की वजह क्या थी? ये मुंह से निकल गया उनके, या वो ये बताना चाह रहे थे कि चीन हमारा दोस्त है और देखो उस टाइम पे चीन ने हमारी कितनी मदद की? मतलब समझ में नहीं आया ये कहने की जरूरत क्या थी ख्वाजा आसिफ को? बिल्कुल, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो एक डिफेंस मिनिस्टर है। मुझे याद आ रहा है ठीक ऐसा ही प्रसंग कि जॉर्ज साहब से जब प्रेस वालों ने पूछा कि आप बताइए कि भारत को किन किन देशों से खतरा है, तो जॉर्ज साहब ने ये बोल दिया था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 2 है। तो उस समय हमारे चीन के बहुत ही बेहतर रिश्ते थे और सब कुछ ठीक ठाक मामला था। तो ऐसा हो जाता है दरअसल, क्योंकि जिनको डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक चीजें हैंडल करने की आदत नहीं होती है, उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है रोहित साहब। तो और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब 1 या 2 बार आ जाए, क्योंकि जॉर्ज साहब को मुझे लगता है कि उसके बाद में उन्होंने कोई गलती नहीं की। दोबारा ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो मुझे नहीं लगता है। पर ये ख्वाजा साहब तो लगातार एक के बाद एक दे रहे हैं। एक किसी विदेशी टीवी चैनल को वो बोल रहे थे कि दरअसल जो सोशल मीडिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में बड़ा नुकसान हुआ है। क्या वो सारे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया, क्या मीडिया सोर्सेज लेना भी ठीक नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, और इवन कि वो सारे सोर्सेज रिलायबल नहीं होते हैं। तो वही है ख्वाजा साहब के साथ, रोहित साहब, दिक्कत यही है। अच्छा कर्नल चौबे, लेकिन चीन का गेम इससे समझ में आता है। अभी एससीओ में क्या हुआ? एससीओ में हमने देखा कि जो बलूचिस्तान का इशू था वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी रेस किया, उसमें रजिस्टर कर रहा था, जिसमें पहलगाम को रजिस्टर नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री ने उस पर साइन नहीं किया। आज ये खबर आई थी कि चीन ने जो पैंगोंग स्लो लेक जो है उसके आसपास अपना जो सैन्य एस्टेब्लिशमेंट है उसको बढ़ाया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, HQ-16 की वहां पर तैनाती की है। तो चीन कहीं ना कहीं गेम तो खेल ही रहा है, क्योंकि उसकी फितरत बाज तो आ नहीं रहा है वो, और अब ये पता चलता है कि इसमें भी मदद की जासूसी में। जी देखिए रोहित जी, कारण उसका आप ये देखिए कि 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था चीन की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, तो सजग हो जाए उसके लिए। जब इसने अपने अड्डे देने की बात की थी, तो एक ये कहीं सोशल मीडिया पर चैटर आया था कि पाकिस्तान को चीन ने सजग किया है। तो हो सकता है उसकी कुछ लिपापोती शायद ख्वाजा आसिफ कर रहे हो इस समय कि चीन ने हमारी बड़ी मदद की थी, जिससे कि वो थोड़ा सा टोन डाउन हो सके नैरेटिव। आपने जिक्र किया एससीओ समिट का, बिल्कुल ठीक था, और उसमें हमारे रक्षा मंत्री ने साफ मना कर दिया कि हम उसके डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें बलूचिस्तान को तो एक्सक्लूड कर रखा है और उसमें पहलगाम का जिक्र जो है वो नहीं किया है। और उसकी प्रतिक्रिया में आपको ध्यान होगा कि कई बलोच नेता जो थे वो भारत के समर्थन में उतर कर आए थे कि बहुत अच्छा काम किया भारत ने, बलोच का इस समय समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि इस समय भारत सरकार को एक तरीके से बलोच फ्रीडम फाइटर्स का खुलकर समर्थन करने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे अपनी पॉलिसी अपनाई थी कश्मीर के लिए, वो कश्मीर के अलगाववादियों को आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहता था और अलगाववादियों को फ्रीडम फाइटर कहता था। तो अब हमारे पास समय आ गया है
कि अब हम बलोच को फ्रीडम फाइटर माने और अब उनका हम समर्थन करना शुरू कर दे। भारत सरकार हालांकि कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, परंतु अब समय आ गया है कि उनको डिप्लोमेटिक एक तरीके से पहल करके उनको एक दर्जा जो है वो एक अलग देश का वो देना चाहिए। जी अच्छा तेजावत साहब, ये चीन का गेम प्लान क्या है? आप तो विदेश नीति को अच्छी तरह से समझते हैं। एससीओ में तो बड़े कहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी से अभी मुलाकात की जो चीन के रक्षा मंत्री उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ। द्विपक्षीय बातचीत भी दोनों के बीच में ठीक ठाक यहाँ पर हुई। राजनाथ सिंह ने इस पर खुशी भी जाहिर की कि भाई ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी खुल रही है। लेकिन एक फेज़ तो ये, और दूसरा फेज़ वो जो मैं अभी आपको बता रहा था, चेन ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान के साथ मिलकर। देखिए रोहित साहब, जो चीन का मेरा अनुभव है वो लगभग 60 साल से भी ज्यादा का है। आप अचंभा करेंगे कि मेरी उम्र 60 साल नहीं है, पर मेरा अनुभव चीन के बारे में इतना लंबा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक पड़ोस में एक एम्बेसडर हुआ करते थे जो चीन में थे और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ जो बगल में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो चीनी जो दूतावास था, वहां से चाइना न्यूज फ्रॉम चाइना आया करती थी। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब कलर्ड हो गई है क्योंकि चीनियों के पास पैसा आ गया है। देखिए चीन का जो हमारा रिश्ता है वो दरअसल कंफ्यूजन भरा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जब भारत और चीन की लड़ाई हो गई उसके एक दशक बाद में माओ त्से तुंग ने उनको बुला के कहा कि इंदिरा को समझाइए कि अब लड़ाई बहुत हो गई, हम साथ में बैठकर अब कोई साझा कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ये नहीं तो ये वेस्ट जो है हम एशियन कंट्रीज को खा जाएगा। तो मैं रोहित साहब यहाँ इस पूरी चीज को समझिए कि दरअसल डिप्लोमेसी केवल यही नहीं होता है जो कि राजनाथ सिंह साहब ने वहां जाकर की है, कि केवल हमारा भारत का राष्ट्रीय स्टैंड क्या है वो बताना केवल नहीं होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप सामने वाले राष्ट्र के कंफ्यूजन को समझ के हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रोटेक्ट करें। और मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेट्स फेल हो गए हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट तक हम साथ में आतंकवाद के खिलाफ नहीं करवा पाए, जबकि उन्होंने, मैं मानता हूं कि मेजबान देश होता है, जब ड्राफ्टिंग की तैयारी होती है तो उसका रोल होता है, पर हमारे जो डिप्लोमेट्स थे वो वहां कर क्या रहे थे? केवल टूरिज्म के लिए तो हमने उन्हें भेजा नहीं है। मेरी थोड़ा सा हो सकता है कि मैं थोड़ा तल्ख लहजे में बोल रहा हूं, पर ये सच है, क्योंकि हमें पूरे दुनिया को बताने के लिए ये डेलीगेट्स भेजने पड़ रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था। हमारे जो सांसद है वो यहाँ की पॉलिसी वगैरह पे जो अपना ध्यान दे सकते थे, अब वो देश देश में घूम के ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ था। तो हमारे जो मिशन है, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है, वो कर क्या रहे हैं? उनको सैलरी किस चीज के लिए मिल रही है? तो कहीं ना कहीं देखिए रोहित साहब, आपको, क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो पत्रकारों अकादमिशियनों को ये दिखाना पड़ेगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है आज भी कॉलोनियल स्टाइल से काम कर रही है, उनको बदलना होगा। और खासकर एससीओ मीटिंग में हमारी डिप्लोमेसी काम नहीं आई है, हम फेल हुए हैं। राजनाथ सिंह जी को ऑपरेशन सिंदूर का वहां जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जो करना था वो कर दिया था। अब उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि आतंकवाद के लेकिन खिलाफ इस पर जब उन्होंने विरोध जताया तो वो भी तो ठीक है ना, जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसका जिक्र ही नहीं है पहलगाम का, आप बात आतंकवाद पर कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान की बात करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई भारत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की बलूचियों की मदद कर रहा है, और आप यहाँ पर पहलगाम का जिक्र नहीं करेंगे, तो उस पर असहमति तो जाहिर की ना, अपना तो उन्होंने स्टेक रखा वहां पर। कहा आपने, बिल्कुल रोहित साहब, इस बात में मेरी सहमति है। जो कहा सिंह साहब का यहां तक तो ठीक था, पर वहां जगह ऑपरेशन सिंदूर की, वहां मैं थोड़ा सा एक तल्ख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है चौबे साहब मेरे से सहमत ना हो। वहां शेखी पगारने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो किया है वो कर चुका है, अब पूरी दुनिया उसको जानती है। पर हाँ, पहलगाम का जिक्र क्यों नहीं हुआ, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है कि जब वो वहां बलूचिस्तान के उनका जिक्र करा रहे तो हम कहां उनको कन्विंस करने में, या कि जब ड्राफ्ट तैयार होके आपके पास आया तब तक आपके डिप्लोमेट सो रहे थे क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ड्राफ्ट के बारे में बात की, ना उनके जो चीनी जो काउंटर पार्ट है ना उनसे बात की। कहीं ना कहीं संवादहीनता दिखती है। चीन को भारत ये महसूस कराने में नाकामयाब रहा है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा मजबूत अगर उसका कोई साथी हो सकता है तो वो भारत है। चीन, मुझे याद है चीन ने भारत को यह भी कहा है कि अगर जो हमारा व्यापार अगर भारत के पक्ष में नहीं है
तो नहीं, चीन लेकिन मुझे बैठ एक चीज के लगता बात है, करने देखिए के लिए भी तैयार है। चीन और भारत का इसलिए चीन और पाकिस्तान जैसा रिश्ता नहीं हो सकता, चौबे साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि चीन को ऐसा पार्टनर चाहिए ही नहीं जो अपने दम पर खड़ा हो सके, और भारत जी अपने दम पर खड़ा ये चीन अच्छे से जानता है, और वो कभी भी भारत जी को अपने हिसाब से चला नहीं पाएगा, इसलिए उसको पाकिस्तान जैसे जी लगने की जरूरत है। जी देखिए रोहित जी, जैसा कि अपने दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि डेलीगेशन भेजने का, तो मुझे ध्यान आता है कि 2016 का बात है, एमटीसीआर पर हमको एंट्री लेनी थी। तो एमटीसीआर के लिए हमने अपने देश से डिप्लोमेट्स के कई जत्थे जो थे वो भेजे थे बाहर, जो कंट्रीज जो कि उसमें इन्वॉल्व थे उनको बताने के लिए कि हमारी पॉलिसी क्या है और हमारा स्टैंड क्या रहेगा इसके ऊपर। तो ये डेलीगेशंस को बाहर भेजना, हमारी पॉलिसी के बारे में अवगत कराना जो है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इस समय क्या है कि प्रेस एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो दुनिया की निगाह में आ जाता है कि भाई ये हो रहा है। परंतु ये चीज जो है, ये प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। रही डिप्लोमेसी फेल होने की बात, देखिए जब जॉइंट डिक्लेरेशन तैयार होता है तो उसमें नेगोशिएशन होते हैं, और हम ये मान के चलेंगे कि जब नेगोशिएशन हो रहे हैं तो ड्राफ्टिंग जो होती है वो होस्ट कंट्री के हाथ में होती है। अब होस्ट कंट्री कौन है? आपका चीन। चीन जो है वो हार्ड नेगोशिएटर है। चीन से नेगोशिएट करने के लिए अगर आप एक डॉट या एक कॉमा इधर से उधर करना चाहेंगे तो वो उस पर भी राजी नहीं होता। अब बात जब आती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान की या फिर पहलगाम की, तो ये मान के चलूंगा कि उनका स्टैंड जो है बहुत हार्डेंड स्टैंड है उसके ऊपर, और वो उससे बच नहीं करेंगे। तो आगे अपने पास में रास्ता ये रह जाता है कि हम उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से बड़ी माजरत से कहना चाहूंगा कि ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है। ये देखिए, नेगोशिएशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टी जो हैं जब टेबल से उठे तो विन होके चले। अगर एक पार्टी के मन में ये लग रहा है कि हम इस नेगोशिएशन में हमें वो नहीं मिला है जो हमें चाहिए था, तो वो नेगोशिएशन नहीं रहे। फिर तो वो एक तरीके से अपना एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया और बोला है डॉटेड लाइन पे आप साइन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं डिप्लोमेसी का फेलियर तो कतई नहीं मानूंगा। बाकी दूसरी रही चीन के स्टैंड की बात, चीन ने इस समय देखा कि उसका सारा इक्विपमेंट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गया है। ये हमने प्रूव कर दिया बैटल ग्राउंड पे कि चीन का इक्विपमेंट जो है वो बहुत ही बेकार है और भारत का इक्विपमेंट जो है वो आला दर्जे का है। तो एक तरीके से चीन ने चोट खाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम जैसे ही आएगा, चीन जो है उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा, ये मान के चलिए आप। तो जहां जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम आएगा, चीन वहां पर पक्का ब्लॉकेड लगाएगा। रही पैंगयांगसो में उनके फोर्टिफिकेशंस को या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने की बात जो आपने कही थी, ये बड़ा नेचुरल है चीन के साथ में। चीन जो है हमेशा बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस को भेजेगा, ग्राउंड को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। यहां से भारतीय सेना भी जाएगी, क्योंकि जो लाइन वहां पर खींची हुई है, जिसको कि आईबी कहते हैं, आईबी है नहीं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 3 लाइंस को मिला के बनती है। एक लाइन जो है वो भारत की तरफ है और वो चीन का कहना है कि ये लाइन है। एक सेंट्रल लाइन खींची हुई है और एक लाइन जो है वो चीन की तरफ है। जो चीन की तरफ लाइन जाती है उसको हम कहते हैं ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये डाउट जो है वो हमेशा रहेगा। दोनों फोर्सेस एरिया डोमिनेट करती हैं। मैं भी जब उस इलाके में तैनात था तो हम भी उस एरिया को विजिट करते थे, ऐसा नहीं है। हम भी चीन के एरिया में जाते थे, वहां बैठ के जैम पानी पीते थे, जो जवान सिगरेट पीता है सिगरेट पीते थे। वहां पर टोकन के लिए हम अपने इक्विपमेंट छोड़ के आते थे, दिखाने के लिए उनको कि भारतीय सेना यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। चीन कोशिश करता रहेगा और हम उसकी कोशिश को विफल करते रहेंगे। ये कोई बहुत बड़ा मसला जहां तक मेरा ख्याल ऐसा है नहीं। अच्छा तेजावत साहब, चीन जासूसी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ये तो खुद ख्वाजा आसिफ ने बता ही दिया कि जासूसी कर रहा है चीन पाकिस्तान के लिए, और हाल फिलहाल में जिस तरह से चीन की जो हरकतें रही हैं वो भी इसी ओर इंडिकेट करती हैं। तो भारत को ये तो है कि चीन की इंटेंशन ठीक नहीं है भारत को लेकर, तो किस तरह से रिलेशंस को मैनेज करके आगे चलना पड़ेगा भारत को? न्यूट्रल रिलेशंस रखें या कैसे, जबकि जानते हैं हम सब कि हाँ चीन की इंटेंशन भारत के लिए क्या है? देखिए रोहित साहब, पहली बात तो ये कि भारत के लिए डेवलपमेंट एक मुद्दा है, जैसे कि चीन के लिए भी हुआ करता था। चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों से किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब तक नहीं उलझा जब तक कि उसे नहीं लगा कि ये बहुत जरूरी है। भारत चीन युद्ध को छोड़ दे तो उसमें भी बहुत लंबी लड़ाई में हम आगे नहीं बढ़े, जैसे कि पाकिस्तान के साथ लगातार हुई है। तो डेवलपमेंट उनका इशू है। भारत को भी अपनी एक प्रायोरिटी तय करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि
हम किसी रात से दबेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो भारत की डिप्लोमेसी की सफलता थी और हमने एक डेटरेंस पावर जो है वो इजाद किया है या हमने पाया है। पर उसके साथ साथ पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने के साथ साथ चीन से जो हमारी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब यह है कि हम ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद जिसका कोई कुछ होना नहीं है, वो हम एससीओ की मीटिंग में हम बात करके आते हैं। पर चीन का आप देखिए, क्योंकि वो ताकतवर राष्ट्र है, इसलिए हम क्या सीपेक कॉरिडोर के बारे में बात नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो वो कॉरिडोर निकाल रहे हैं, तो क्या भारत का विरोध वहां दर्ज नहीं होना चाहिए? तो मसला ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे फायदा है, किससे फायदा नहीं है। वहां करने से आपको फायदा भी हो सकता है कि सीपेक प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल हो सकता है। चीन जब अपना इंफ्रा वहां बढ़ा रहा है, तो क्या भारत को बार्गेन करके वहां से अपने लिए कुछ हासिल नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास ब्रिक्स या एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आप वेस्ट की एकदम कठपुतली बनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भारत को वो चाहता है कि पिछ लग्गू बनाना, तो क्या वेस्ट नहीं चाहता है? क्या अमेरिका ये नहीं चाहता है? अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान मजबूत बना रहे, वह उसकी सहायता भी कर रहा है। तो भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं सारे ही जो वर्ल्ड पावर है, और वो है, और ये दुनिया की राजनीति में चलता रहता है। दूसरी बात यह कि हम चीन से कह रहे हैं कि वो जो बहुत सारी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है, जो I5 के कंट्रीज है, क्या वो आपस में खुफिया जानकारी साझा नहीं करते हैं? भारत से भी, भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं वो खुफिया जानकारी साझा करते रहे हैं। खुद अमेरिका भारत से खुफिया जानकारी साझा करता रहा है, जो छन छन के बाहर आती है, कई बार वर्षों के। यहाँ भारत की डिप्लोमेटिक जो सक्रियता कुछ फील्ड में रही है, और इसका कारण है कि कुछ डिप्लोमेट बहुत ही अच्छे से डिप्लोमेसी निभा पा रहे हैं। पर टोटलिटी में अगर आप उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को नहीं बदलेंगे, जैसे कि चीन में जिस एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और चीन में जिस तरीके का रिसर्च मॉडल है उनके पास में, वैसा आप भारत के साथ इजाद नहीं करेंगे, तो एक कोई क्लियर पॉलिसी होना बहुत मुश्किल है रोहित साहब। ये तो आप भी जानते हैं जी। कर्नल चौबे, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं सर की बात से थोड़ा सा असहमत जरूर रहूंगा, क्योंकि देखिए, मैंने विदेश मंत्रालय के साथ तो कुछ समय बिताया है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि स्ट्रेंथ में हमारी डिप्लोमेटिक कोर थोड़ी सी छोटी है। तो हमें अपने रिक्रूटमेंट इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक डिप्लोमेट के ऊपर काफी लोड रहता है। जैसे कि सर बोल भी रहे थे कि रिसर्च के ऊपर काम है या अपने पॉइंट को रखना है, उसके लिए मैन्यूवरेबिलिटी के लिए आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ का इजाफा करने की आवश्यकता है। कोशिश की थी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने की, लेकिन अभी तक वो साइजेबल स्ट्रेंथ हम बढ़ा नहीं पाए हैं जिससे कि हम अपने डिप्लोमेट्स को पूरी की तरीके से एक तरीके से फ्रीडम दे सकें। तो जो डिप्लोमेट काम करते हैं अंदर बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरा पर्सनली मैंने सबसे इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मैं ये बात तो बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा कि डिप्लोमेसी में हमारी कोई कमी नहीं है। हाँ, कि डिप्लोमेट्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथ अगर और बढ़ जाएगी तो हमारा काम जो है वो और एफिशिएंट जरूर हो जाएगा। ये मेरा मानना है रोहित।